हेलो दोस्तों, आप सबका कक्षा 11 भूगोल विषय के अध्याय 13 महासागरीय जल के अभ्यास प्रश्नोत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने आपके भूगोल विषय के अध्याय 1 से लेकर 12 तक सभी के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखा है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अध्याय 13 महासागरीय जल के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं उन सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है जो कि बहुवैकल्पिक प्रश्न है। दिया है उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो जलीय चक्र का भाग नहीं है? वाष्पीकरण, वर्षण, जल योजन या संघनन। तो जो ऑप्शन नंबर ग है जल योजन, ये आपके जलीय चक्र का भाग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अभ्यास दिया गया है महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है। तो जो महाद्वीपीय ढाल होते हैं उनकी जो औसत गहराई होती है वो होती है 200 से लेकर 2000 मीटर के बीच में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती है? यानी इनमें से ऐसी कौन सी आकृति है जो महासागरों के अंदर नहीं पाई जाती है? तो वो है प्रवाल द्वीप। कौन सी है? प्रवाल द्वीप। ये जो उच्चावच आकृति है ये महासागरों के अंदर नहीं पाई जाती है। बाकी समुद्र टीला, महासागरीय गंभीर, निमग्न द्वीप, ये तीनों ही प्रकार की जो आकृतियां है वो महासागरों के अंदर पाई जाती है। अगला, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। तो जो लवणता है उसको प्रति 1000 ग्राम जो समुद्री जल है उसके अंदर कितना नमक घुला हुआ है, कितना लवण घुला हुआ है, उस मात्रा के आधार पर व्यक्त किया जाता है। आगे, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? आप सब जानते होंगे आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है और सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन नंबर ग आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। पहला, हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है। यानी पृथ्वी के लगभग 3/3 हिस्से पर, कितने हिस्से पर? 3/3 यानी 70% भाग पर जल फैला हुआ है। और जल हमारे सौर मंडल का क्या है? एक दुर्लभ पदार्थ है और सूर्य अथवा सौर मंडल में अन्यत्र कहीं पर भी जल मौजूद नहीं है। पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से पर, लगभग 75% हिस्से पर जल मौजूद होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय सीमांत क्या होता है? तो इसका जवाब होगा महाद्वीपीय शेल्फ के साथ महाद्वीपीय ढाल को क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय सीमांत कहा जाता है। यानी जब महाद्वीपीय शेल्फ के साथ महाद्वीपीय ढाल की बात होती है तो इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है महाद्वीपीय सीमांत। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है विभिन्न महासागरों के सबसे गहरे गर्तों की सूची बनाइए। तो अभी तक लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है। गर्त क्या होते हैं? समुद्र के अंदर सबसे गहरा भाग जो होता है उसे कहते हैं गर्त। अभी तक कितने गर्त खोजे गए हैं? 57। उनमें से 32 गर्त प्रशांत महासागर में है, 19 अंटार्कटिक महासागर में है और 6 गर्त हिंद महासागर के अंदर मौजूद है। तो इस तरह टोटल 57 गर्तों की खोज हो चुकी है, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में, फिर उसके बाद 19 अंटार्कटिक महासागर में और 6 आपके हिंद महासागर में मौजूद है। अगला प्रश्न है ताप प्रवणता क्या है? तो वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है, मतलब तापमान एकदम से ज्यादा होता है और अचानक एकदम से कम आ जाता है। तो वह क्षेत्र जहां पर तापमान में एकदम तीव्र रूप से गिरावट आती है उस क्षेत्र को ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन क्षेत्र कहा जाता है। यह पहली परत के नीचे स्थित होती है जहां गहराई के बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या आती है? तीव्र गिरावट आती है। यानी जो ताप प्रवणता क्षेत्र है वो पहली परत के नीचे स्थित होते हैं और जहां गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान के अंदर गिरावट तीव्र रूप से आती जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्र में नीचे जाने पर आप ताप की किन परतों का सामना करेंगे? गहराई के साथ तापमान में भिन्नता क्यों आती है? 2 प्रश्न है।
पहला प्रश्न है, समुद्र में नीचे की ओर जाने पर आप तापमान की किन परतों का सामना करेंगे? और दूसरा, गहराई के साथ तापमान में भिन्नता यानी परिवर्तन क्यों आता है? तो देखें, समुद्र में नीचे जाने पर हम ताप की 3 परतों का सामना करेंगे। कितनी परतों का? 3 परतों का। मध्य और निम्न अक्षांशों में महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तली की ओर 3 परतों में विभाजित किया जा सकता है। यानी महासागरों के तापमान की जो संरचना है वो महासागर की जो सतह है वहां से लेकर महासागर की जो तली है इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको 3 परतों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। पहली परत है आपकी 500 मीटर मोटी है, पहली सतह से लेकर 500 मीटर तक मोटी है, जिसका तापमान 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है। दूसरी परत की मोटाई 500 से लेकर 1000 मीटर तक होती है। दूसरी कितनी मोटी होती है? 500 से लेकर 1000 मीटर तक। और तीसरी परत है वो बहुत अधिक क्या होती है? ठंडी होती है और यह गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। कहां से? 1000 से लेकर इसकी तली तक। ये तीसरी परत होती है जो बहुत ही ठंडी होती है, वहां पर तापमान बहुत ही कम होता है। तो इस तरह महासागरों की जो गहराई है, जैसे जैसे महासागरों की गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान में क्या आती जाती है? तापमान में गिरावट आती जाती है। और जो महासागर का सबसे निचला हिस्सा होता है, तली वाला भाग, वहां पर तापमान बहुत ही कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल की लवणता क्या है? समुद्री जल की लवणता से क्या तात्पर्य है वो हमें बताना है। तो लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल के अंदर घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। यानी लवणता का मतलब किससे है? लवणता का मतलब है कि समुद्री जल के अंदर कितना लवण यानी नमक घुला हुआ है वो बताता है लवणता को। इसका परिकलन यानी लवणता का जो परिकलन है, जो मापन है, वो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। मतलब 1000 ग्राम समुद्री जल के अंदर कितने ग्राम नमक घुला हुआ है, इस आधार पर उसकी लवणता का पता लगाया जाता है। और ये जो लवणता है मुख्य रूप से वाष्पीकरण और वर्षा पर निर्भर करती है। समुद्री जल की जो लवणता है वो मुख्य रूप से वाष्पीकरण और वर्षा पर क्या करती है? निर्भर करती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 150 शब्दों में देने हैं। ये प्रश्न संख्या 3 है। ठीक है। इसका पहला प्रश्न है, जलीय चक्र के विभिन्न तत्व किस प्रकार अंतर संबंधित है? एक जो जलीय चक्र होता है उसके जो विभिन्न तत्व है वो किस प्रकार एक दूसरे से अंतर संबंधित यानी जुड़े हुए होते हैं वो आपको बताना है। तो देखें, जल एक चक्रीय संसाधन है। जल कैसा है? जल एक प्रकार का सक्रिय संसाधन है, यानी ये रोटेशन में चलता रहता है, जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है। यानी एक ऐसा संसाधन है, ये नवीकरणीय संसाधन है। एक बार प्रयोग करने के बाद हम दोबारा इसका उपयोग कर सकते हैं। जलीय चक्र पृथ्वी के जल मंडल में विभिन्न रूपों अर्थात गैस, तरल और ठोस में जल का क्या है? परिसंचरण होता रहता है। यानी जल का जो एक जलीय चक्र है उसके अंदर जल है वो विभिन्न रूपों गैस, तरल यानी द्रव और ठोस तीनों ही रूपों के अंदर क्या होता रहता है? संचरित होता रहता है। इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अधःस्थल और जीवों के बीच सतत आदान प्रदान से भी होता है। पृथ्वी के धरातल पर जल का जो वितरण है वो कैसा है? असमान है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% भाग कहां पर पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। और केवल 29% जो जल है वो स्थल के रूप में पाया जाता है। शेष जल ताजे जल के रूप में हिमानियों, हिमटोपी, भूमिगत जल, झीलों, मृदा में आर्द्रता, वायुमंडल, सरिताओं और जीवों में संग्रहित होता है। यानी जो 29% जल है वो हिमानियों के रूप में, हिमटोपियों के रूप में, भूमिगत जल के रूप में, झीलों, मृदा में आर्द्रता, वायुमंडल, सरिताओं और जीवों के अंदर संग्रहित होता है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों और अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल के अंदर चला जाता है। यानी जो जल पर स्थल पर 29% मौजूद है उसमें से भी उसका भी 59% जो जल है वो महासागरों और अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा पुनः वायुमंडल के अंदर चला जाता है। और शेष भाग है वो धरातल पर बहता रहता है। कुछ भूमि के अंदर रिस जाता है जबकि कुछ भाग
हिम की नदियों का रूप ले लेता है, यानी बर्फ के रूप में, नदियों के रूप में परिणित हो जाता है। तो इस तरह जो जलीय चक्र है वो पृथ्वी के अंदर हमारे वायुमंडल में लगातार चलता रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं महासागरों के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए कि महासागरों का जो तापमान है, जो तापमान के अंदर विभिन्नता पाई जाती है, उस तापमान की विभिन्नता या उस वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनको हमें बताना है। तो महासागरों के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक प्रमुख है। पहला है अक्षांश। अक्षांश क्या होते हैं? आपके ग्लोब पर खींची गई जो आड़ी रेखाएं होती है वो होती है अक्षांशीय रेखाएं। तो ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर्य विकिरण की मात्रा घटने के साथ साथ महासागरों के सतही जल का जो तापमान है वो विषुवत वर्ष से ध्रुवों की ओर क्या होता है? घटता जाता है। जो अक्षांश है, अक्षांश क्या बताते हैं कि जैसे जैसे हम विषुवत वर्त का मतलब होता है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्या होती है? 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, वहां से हम ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की मतलब है 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है? तो तापमान का मान धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, दूसरा है स्थल और जल का असमान वितरण। उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में क्या करते हैं? ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध की बजाय जो दक्षिणी गोलार्ध का भाग है वहां पर जो महासागर का हिस्सा है वो क्या है? वो कम है, यानी स्थलीय हिस्सा ज्यादा है। कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध में। और इस वजह से जब दक्षिणी हिस्सा ज्यादा है, दक्षिणी हिस्से के अंदर जो स्थलीय भाग ज्यादा है, तो स्थलीय भाग ज्यादा होने के कारण वहां पर सूर्य की किरणें ज्यादा समय तक पड़ती है। इस मात्रा में वहां से ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है और वहां का तापमान उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक होता है। अगला है सनातन पवनें। स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवनें महासागरों के सतही गर्म जल को तट से दूर क्या करती है? धकेल देती है। स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली जो पवनें हैं वो महासागरों का जो सतही गर्म जल है उसको तट से दूर धकेल देती है, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का जो ठंडा जल है वो ऊपर की ओर आ जाता है और इसके परिणाम स्वरूप तापमान में क्या आ जाता है? देशांतरीय अंतर आ जाता है। इसके विपरीत अभितटीय पवनें गर्म जल को तट पर क्या कर देती है? जमा कर देती है और इससे तट का जो आसपास का तापमान है वो क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। अगला है महासागरीय धाराएं। गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को क्या कर देती है? बढ़ा देती है, जबकि जो ठंडी गर्म धाराएं हैं वो गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को क्या कर देती है? कम कर देती है, घटा देती है। गल्फ स्ट्रीम यानी गर्म धाराएं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को क्या कर देती है? बढ़ा देती है, जबकि लेब्राडोर धारा यानी ठंडी जल धाराएं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट के नजदीक का जो तापमान है उसको क्या कर देती है? उसको कम कर देती है। तो इस तरह अक्षांश हो गया, स्थल और जल का असमान वितरण हो गया, सनातन पवनें होगी और महासागरीय धाराएं होगी। ये महासागरों के ऊपर जो तापमान वितरण है, यानी जो तापमान के अंदर जो अंतर पाया जाता है उसको प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 13 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।